चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैरन किंग से मिलने आती है और किंग से कहती है कि कल से मैं प्रिंसेस की सीरियस मैजिक ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी। ये सुनकर किंग कहता है, क्या सचमुच? इसके जवाब में कैरन कहती है, जी हाँ योर मैजेस्टी, प्रिंसेस एक दिन बहुत ही बेहतरीन जादूगर बनेंगी। ये सुनकर किंग कहता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इजाबेल के अंदर भी बिल्ट इन परिवार का खून है। किंग की बात सुनकर कैरन सरप्राइज्ड होती है और फिर किंग से कहती है कि आपको मेरी बात शॉकिंग नहीं लगी? कैरन की बात का किंग कोई भी जवाब नहीं देता और कैरन किंग को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मेरी सोच अभी काफी छोटी है। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि रॉयल पैलेस में आने से पहले मैंने ये अफवाह सुनी थी कि योर मैजेस्टी प्रिंसेस को पसंद नहीं करते, और दूर से देखा जाए तो इस अफवाह को सही माना जा सकता है, क्योंकि प्रिंसेस बिल्ट इन फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीख सकती। पर अगर कोई इंसान प्रिंसेस और योर मैजेस्टी के रिलेशनशिप को पास से देखेगा तो आपको कुछ अलग लगेगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। इसके बाद कैरन मन में सोचती है कि अभी मुझे योर मैजेस्टी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं प्रिंसेस की तारीफ मेरे मुंह से सुनकर। इतना सोचते ही कैरन किंग से कहती है कि प्रिंसेस की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। कैरन की बात सुनकर किंग जवाब देता है, क्या बस इतनी छोटी सी बात, इसके लिए तुम बाइटन से जाकर मिलो, वो तुम्हें पैसे दे देगा, और हाँ, उसके साथ अक्लमंदी से बात करना। किंग की बात सुनकर कैरन बाइटन को याद करते हुए कहती है, क्या बाइटन? अच्छा, आपका वो बॉडीगार्ड। और फिर कैरन कहती है, अच्छा मैं समझ गई योर मैजेस्टी, आपका कहने का ये मतलब है कि मैं जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हूँ। ये सुनकर किंग कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। किंग की बात को सुनकर कैरन मन में सोचती है, हाँ आपने ऐसा नहीं कहा, पर योर मैजेस्टी ये अच्छे से जानते हैं कि उनका ये सोल्जर प्रिंसेस का बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि योर मैजेस्टी ने सारी जिम्मेदारी उस सोल्जर को दे दी है। इतना कहते ही कैरन किंग की ओर देखती है और फिर सोचती है, इसका मतलब योर मैजेस्टी प्रिंसेस से प्यार करते हैं। हाँ, यही सच होगा, क्योंकि मैं ये फील कर सकती हूँ कि योर मैजेस्टी प्रिंसेस से बहुत ही प्यार करते हैं, पर वो दिखाना नहीं चाहते। इसके बाद कैरन कहती है कि मैं योर मैजेस्टी को अच्छे से इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि इस मामले में वो बिल्कुल मेरी तरह है। कैरन इतना सोचते ही किंग की तरफ देखती है और फिर हमसे कहती है कि लगता है अभी तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, या शायद ये भी हो सकता है कि वो अभी पहले स्टेप पर हों प्रिंसेस के फैन बनने के लिए। इतना सोचते ही कैरन किंग से कहती है, योर मैजेस्टी, क्या आप मुझसे इस बारे में नहीं पूछेंगे? ये सुनकर किंग कहता है, किस बारे में? इसके जवाब में कैरन कहती है कि आखिर प्रिंसेस के अंदर कितना मैजिक टैलेंट है, इसके बारे में। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि मैजिक सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टैलेंट, और जिन लोगों में टैलेंट नहीं होता वो मैजिक में ज्यादा दूर नहीं जा पाते, और चाहे वो कितनी भी कोशिश करें वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक नहीं पहुंच पाते। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी किंग उससे कहता है कि क्या ये सच में जरूरी है? इसके जवाब में कैरन कहती है कि आमतौर पर ये जरूरी माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स सबसे पहले मुझसे यही सवाल पूछते हैं। कैरन की बात सुनकर किंग गुस्से में कहता है, क्या सचमुच? मिस कैरन, लगता है आप भूल गई हैं कि आप कहाँ बैठी हैं। ये सुनकर कैरन डर जाती है और फिर किंग से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मैं एक समय के लिए भूल गई थी कि मैं कहाँ पर हूँ। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि ये राज्य तलवारबाजों के लिए है, और यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी तलवारबाजी आती है उन लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती है ऐसे लोगों से जो कि एक बहुत ही अच्छे जादूगर है। कैरन इतना सोचते ही किंग से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। इसके बाद कैरन कहती है, अच्छा अब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। कैरन इतना कहते ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी किंग कहता है, रुको,
ये सुनकर कैरन किंग की ओर देखती है, पर किंग उससे कोई सवाल नहीं पूछते, जिसकी वजह से कैरन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किंग उससे क्या कहना चाहते थे। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी किंग कहते हैं, वो बच्ची, क्या वो खुश है? किंग के इस सवाल से कैरन सरप्राइज्ड होती है और फिर कहती है, हाँ, ये जानकर कि मैजिक सीखने के बाद वो हवा में उड़ सकती हैं, वो बहुत ही खुश है। कैरन की ये बात सुनकर किंग बहुत ही खुश होते हैं और उससे कहते हैं, अच्छा, ये बात है। ये सुनकर कैरन किंग की ओर देखती है और फिर उनसे कहती है, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि किसी बच्चे के पेरेंट ने मुझसे ये पूछा है कि क्या उनका बच्चा खुश है। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि ज्यादातर पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि क्या उनके बच्चे में कोई टैलेंट है और कहीं वो मैजिक सीखते समय मर तो नहीं जाएगा, या फिर वो पूछते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा मैजिशियन बन भी पाएगा या नहीं। कैरन इसके बाद सोचती है कि सभी पेरेंट्स मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझसे ये पूछा हो कि उनका बच्चा मैजिक सीखते समय खुश है या नहीं। कैरन इतना सोचते ही किंग से कहती है, पूरे राज्य में जो ये अफवाह फैल रही है कि हिज मैजेस्टी प्रिंसेस से नफरत करते हैं, शायद ये गलत है। कैरन की बात सुनकर किंग कहते हैं, क्या ये अफवाह अभी तक फैल रही है? इसके जवाब में कैरन कहती है, जी हाँ योर मैजेस्टी। ये सुनकर किंग गुस्से में कहते हैं, अच्छा। ये सुनकर कैरन कहती है, योर मैजेस्टी, क्या आप ये गलतफहमी ठीक नहीं करेंगे? ये सुनकर किंग कहता है, क्या इतनी छोटी सी चीज को ठीक करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी नहीं? ये सुनकर कैरन कहती है, आप सही कह रहे हैं योर मैजेस्टी, और फिर मन में सोचती है कि योर मैजेस्टी की पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शायद इसी वजह से उन्हें इस अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैरन इतना सोचते ही किंग से कहती है, योर मैजेस्टी, हमारी बातचीत काफी लंबी चली, इसीलिए मैं अब यहाँ से जाने की इजाजत चाहती हूँ। कैरन इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है कि तभी किंग अपनी चेयर उठाकर दरवाजे पर मारता है, जिसकी वजह से बहुत जोर से आवाज होती है और बाहर खड़े सभी सर्वेंट्स डर जाते हैं और फिर कहते हैं, ये क्या था? लगता है योर मैजेस्टी बहुत ही गुस्से में है। सर्वेंट के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग एक पार्टी में एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज किंग का जन्मदिन था। उस पार्टी में बहुत सारे लोग खुश थे क्योंकि आज वो किंग से मिलने वाले थे और कुछ लोग उस पार्टी की अरेंजमेंट्स देखकर किंग की तारीफ कर रहे थे। इसके बाद किंग को दिखाया जाता है जिन्हें क्वीन रेडी कर रही थी और उनसे कह रही थी, योर मैजेस्टी, लोग आज आपसे चाहे कैसे भी बात करें, आपको उनसे थोड़ा भी गुस्सा नहीं होना है और आज का इवेंट बहुत ही स्पेशल है, इसलिए आप शांत रहिएगा। क्वीन की बात सुनकर किंग कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। ये सुनकर क्वीन कहती है, क्या आप ये प्रॉमिस करते हैं कि आप किसी पर गुस्सा नहीं होंगे? इसके जवाब में किंग अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और फिर मन में सोचते हैं, ये पार्टी बहुत ही बोरिंग होती है और मुझे ये कभी समझ नहीं आता कि ये लोग इस बोरिंग पार्टी को एक हफ्ते तक क्यों मनाते हैं। किंग इतना सोचता ही है कि तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, योर मैजेस्टी, ये मेरा बड़ा बेटा है जो इस साल 18 साल का हो गया है, इसीलिए मैं इसे आपसे मिलवाने लाया। उस आदमी की बात सुनकर किंग मन में सोचता है, बोरिंग, ये सचमुच बहुत बोरिंग है, इससे बढ़िया मैं अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस एक बार और करता। किंग इतना सोचता ही है कि तभी उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उनके पीछे खड़ी औरतें उनके बारे में बातें कर रही थी। वो औरतें कह रही थी, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? मेरा तो मन कर रहा है कि उनकी एक तस्वीर बनवाकर अपनी तिजोरी में रखवा लूं। ये सुनकर दूसरी लेडी कहती है, मैडम, अच्छी चीजें आपको लोगों में बांटनी चाहिए। मैंने सही कहा ना लेडीज? लेडीज की इन बातों को सुनकर किंग बहुत ही परेशान हो चुका था और सोच रहा था कि ये पार्टी कब तक खत्म होगी कि तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि हम अपने गेस्ट को बताना चाहते हैं कि आज योर मैजेस्टी के जन्मदिन के खास मौके पर हमने एक बहुत ही बेहतरीन पियोनिस्ट जिसका नाम लुंटा है उसे बुलाया है और आज लुंटा
योर मैजेस्टी के लिए बहुत ही बेहतरीन गाना परफॉर्म करेगा, इसीलिए आप सभी लोग उनका तहे दिल से स्वागत कीजिए। उस आदमी के इतना कहते ही वो पियानिस्ट पियानो प्ले करता है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर इजाबेल को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बैठी हुई कुछ कर रही होती है कि तभी इजाबेल की नैनी वहां पर आती हैं और फिर चिल्लाते हुए कहती हैं, यह प्रिंसेस आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे आपके सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर इजाबेल कहती है, नैनी ये देखिए क्या ये फूल सुंदर नहीं है? इजाबेल की बात सुनकर मेड कहती है, क्या फूल? ओ गॉड प्रिंसेस ये फूल तो सचमुच बहुत सुंदर है। मेड की बात सुनकर इजाबेल बहुत ही खुश होती है और फिर कहती है, ये फूल आपको भी अच्छा लगा ना नैनी? आपको पता है मैंने इसे पेड़ के नीचे से उठाया है और ये देखिए नैनी मैं इसे और भी सुंदर बना सकती हूँ। इजाबेल इतना कहते ही अपने मैजिक का यूज उस फ्लावर पर करती है जिसकी वजह से वो फ्लावर चमकने लगता है और ये देखकर मेड सरप्राइज्ड होते हुए प्रिंसेस से कहती है, वाओ प्रिंसेस ये फूल तो किसी हीरे की तरह चमक रहा है। ये सुनकर इजाबेल कहती है, नैनी अगर आपको ये इतना पसंद आया है तो आप ये मेरी ओर से गिफ्ट के तौर पर रख लीजिए। इजाबेल की बात सुनकर वो मेड खुशी से रोने लगती है और फिर कहती है, क्या सचमुच मैं इसे रख सकती हूँ प्रिंसेस? थैंक यू। और आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। नैनी की बात सुनकर इजाबेल कहती है, नहीं नहीं नैनी आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है और प्लीज नैनी आप रोइए मत क्योंकि आपको ऐसे रोते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इजाबेल नैनी से इतना कहते ही मन में सोचती है कि जिस दिन से मैं इस दुनिया में आई हूँ और जब से मैंने चलना सीखा है तब से हर रोज मैं यहाँ वहाँ दौड़ती और भागती रहती हूँ और ऐसे दौड़ने और भागने से मेरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं होता, इसीलिए मुझे ये करने में बहुत मजा आता है और बहुत ही खुशी मिलती है। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी किसी इंसान के कदमों की आवाज आती है। उन कदमों की आवाज को सुनकर जब इजाबेल पीछे मुड़ती है तो एक आदमी को दिखाया जाता है जो इजाबेल से कहता है, वाओ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा खजाना ऐसी जगह पर मिल जाएगा। उस आदमी की आवाज सुनकर इजाबेल इधर उधर देखती है और सोचती है, नैनी नैनी यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ चली गई? इजाबेल ये सोच रही होती है कि तभी वो आदमी कहता है, हेलो चाइल्ड तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। दिखाया जाता है कि इजाबेल उस इंसान से कहती है, आप कौन है अंकल? ये सुनकर वो इंसान कहता है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सोच रहा है कि तुम्हें अडॉप्ट करूँ या नहीं। ये सुनकर इजाबेल कहती है, नहीं आप मुझे अडॉप्ट नहीं कर सकते, मेरे पास पहले से ही मेरे डैड हैं। ये सुनकर वो मास्क मैन कहता है, ओ अच्छा तो तुम्हारे पास पहले से ही एक डैड है, पर कौन है तुम्हारे डैड? ये सुनकर इजाबेल कहती है, हिज मैजेस्टी द एम्पीरियर। ये सुनकर वो इंसान शॉक होता है और कहता है, क्या? इतना कहते ही वो इजाबेल की ओर देखता है और इजाबेल को देखकर हंसते हुए कहता है, बच्ची तुम बहुत ही ढीठ हो। ये सुनकर इजाबेल गुस्सा होती है और मन में सोचती है, इस बात पर ये हंस क्यों रहा है? इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी वो आदमी कहता है, अगर तुम प्रिंसेस हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही दर्दनाक है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर तुम्हें वो लोग पसंद करते तो यहाँ पर एक इंसान तो होता तुम्हें बचाने के लिए, पर देखो ना प्यारी प्रिंसेस तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं है और क्योंकि तुम्हारी चिंता करने वाला यहाँ कोई नहीं है तो प्यारी प्रिंसेस अब तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर इजाबेल कहती है, मिस्टर क्या आप एक किडनैपर हैं और आप मुझे यहाँ से दूर ले जाएंगे? इजाबेल की ये बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, बच्ची तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर एक बेहतरीन जादूगर बनाऊंगा। ये सुनकर इजाबेल निराश होते हुए कहती है, मिस्टर मुझे लगा था कि आप बहुत ही स्मार्ट होंगे पर लगता है ऐसा नहीं है। इजाबेल की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? ये सुनकर इजाबेल मन में सोचती है कि इस बारे में थोड़ा भी सोचा जाए तो इस सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि एक इंसान जिसमें इतनी शक्ति है कि वो रॉयल पैलेस में एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से आ जा सकता है, इसका मतलब उस इंसान को रॉयल पैलेस में इनवाइट किया गया है। और इस इंसान को ध्यान से देखा जाए तो ये एक बेहतरीन जादूगर लगता है, क्योंकि सिर्फ अपनी उंगली के एक इशारे से ही एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जादूगर
एक ऐसे बच्चे को टारगेट कर रहा है जिसके अंदर मैजिकल टैलेंट है और इस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये बच्ची एक प्रिंसेस है। इसके बाद इजाबेल सोचती है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो इसीलिए इस बात का साफ मतलब है कि ये इंसान और कोई नहीं। इजाबेल इतना सोचते ही उस इंसान की ओर अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है, विलियम। इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है, यस, ये जरूर कैरिन के स्टेप फादर हैं, जो मिरोटल मैजिक फेडरेशन के हेड हैं, और इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये विलियम ही है। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी विलियम कहता है, ओह, मैंने भी ये महान नाम सुना है। थैंक यू प्रिंसेस, मुझे विलियम समझने की गलती करने के लिए। विलियम की ये बात सुनकर इजाबेल कहती है, मिस्टर, मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊं। ये सुनकर विलियम कहता है, बच्ची, तुम किस बारे में बात कर रही हो? विलियम इतना कहता ही है कि तभी बाइटन पीछे से आकर विलियम से कहता है, पहले मेरी तो सुन लो दोस्त। इतना कहते ही बाइटन विलियम पर तलवार से वार करता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हे, तुमने खुद को बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? हाँ, तुम्हारे सिर में दिमाग है भी या फिर तुम्हारा ऊपर का माला सिर्फ सजावट के लिए है? ये सुनकर इजाबेल मुस्कुराती है और फिर सोचती है, विलियम के लिए तो सिर्फ एक बाइटन ही काफी है। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी बाइटन तलवार से उसके सभी कपड़ों को फाड़ देता है और फिर वो ये देखकर शॉक होता है कि उस नकाब में इजाबेल की नैनी थी और नैनी बाइटन को ऐसे देखकर डर गई थी, जिस वजह से वो रोने लगती है और उन्हें ऐसे रोते देख इजाबेल उन्हें चुप कराने लगती है कि तभी बाइटन कहता है कि अच्छा, अब मुझे पता चला कि जब मैंने उस पर वार किया तो उसने बचने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि ये बॉडी असली नहीं है, ये सिर्फ एक मैजिकल डॉल है। बाइटन इतना कहते ही उस डॉल की गर्दन पर अपनी तलवार रखता है और फिर उससे कहता है, हे किडनैपर फ्रेंड, तुम ये सोचने की गलती मत करना कि तुमने कोई गलती नहीं की और इसीलिए मुझे तुम्हारे खिलाफ यहाँ कोई सबूत नहीं मिलेगा। डियर फ्रेंड, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। वो क्या है ना, मैं सबूत ढूंढने में बहुत ही माहिर हूँ और मेरी एक खास बात ये भी है कि मैं कोई सबूत पीछे भी नहीं छोड़ता, तो इसीलिए मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा और फिर तुम्हें माँ। बाइटन इतना कहते ही रुक जाता है क्योंकि इजाबेल वहीं पर थी और वो बाइटन की ओर ही देख रही थी। इसीलिए बाइटन अपनी बात को बदल देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और फिर हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे, ओके। इतना कहते ही बाइटन अपनी तलवार से उसकी गर्दन को शरीर से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैनी इजाबेल से कहती हैं, प्रिंसेस, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? ये सब देखकर आप बहुत डर गई होंगी ना प्रिंसेस? इसके जवाब में इजाबेल कहती है, देखिए नैनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना नैनी? इजाबेल इतना कहती ही है कि तभी बाइटन कहता है, प्रिंसेस, एक बार फिर आप बिल्कुल शांत थी, क्या आपको उसे देखकर डर नहीं लगा? वो इंसान बहुत ही बुरा था प्रिंसेस। बाइटन इजाबेल से इतना कहते ही मन में सोचता है, एक 5 साल की बच्ची का इस सिचुएशन में इस तरह से शांत रहना, ये देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। बाइटन इतना सोच ही रहा था कि तभी इजाबेल कहती है, मुझे क्यों डरना चाहिए था? आखिरकार आप तो यहीं पर थे ना टीचर? ये सुनकर बाइटन कहता है, क्या आपने देखा नहीं प्रिंसेस, मुझे यहाँ आने में देर हो गई थी। ये सुनकर इजाबेल बाइटन का हाथ पकड़ लेती है और फिर उससे मुस्कुराते हुए कहती है, आपको यहाँ आने में इसलिए देर हो गई टीचर क्योंकि आप ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस बुरे इंसान का मकसद है क्या। और टीचर, आपको पता है मैं उस बुरे इंसान से क्यों नहीं डरी? क्योंकि इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है कि लॉर्ड बाइटन मुझे बचाने जरूर आएंगे। इजाबेल की ये बात सुनकर बाइटन इमोशनल हो जाता है और फिर इजाबेल को गले लगाकर कहता है, प्रिंसेस, आप इतनी गहराई से कैसे सोच लेती हैं? ये सुनकर इजाबेल मन में सोचती है कि क्या लॉर्ड बाइटन ओरिजिनल स्टोरी में भी इतने ही इमोशनल थे? इजाबेल इतना सोचते ही बाइटन से कहती है, सर बाइटन। इसके जवाब में बाइटन कहता है, जी हाँ प्रिंसेस। ये सुनकर इजाबेल कहती है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने का क्या मतलब, जबकि आप अपनी तलवार किसी के गर्दन पर ऐसे बेधड़क घुमाते हैं। ये सुनकर बाइटन कहता है, नहीं प्रिंसेस, ये सच नहीं है, मैं बहुत ही अच्छा और प्यारा टीचर हूँ। ये सुनकर इजाबेल कहती है, ये एक झूठ है। ये सुनकर बाइटन कहता है, प्रिंसेस, ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। ये सुनकर इजाबेल कहती है,
टीचर आप क्या रो रहे हैं? इतना कहते ही इज़ाबेल बाइटन को हक कर लेती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल बाइटन आप सबसे अच्छे हैं। पर अंकल क्या वो बुरा इंसान विलियम था? इज़ाबेल की बात सुनकर बाइटन सोचता है, उस आदमी की इतनी हिम्मत कि उसने प्रिंसेस को किडनैप करने की कोशिश की, और वो भी किसी और जगह से नहीं, रॉयल पैलेस से। बाइटन इतना सोचते ही इज़ाबेल से कहता है, प्रिंसेस आप चिंता मत कीजिए, मैं उस इंसान को जरूर ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि क्या है ना, मुझे दोस्त बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि बाइटन इज़ाबेल से कहता है, प्रिंसेस मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, पर मैंने रॉयल पैलेस के सोल्जर्स को यहाँ पर बुला लिया है, इसीलिए अब आप यहाँ पर खेल सकती हैं, क्योंकि ये जगह अब आपके लिए सेफ है। ये सुनकर इज़ाबेल कहती है, ओके लॉर्ड बाइटन बाय। इज़ाबेल के इतना कहते ही लॉर्ड बाइटन वहाँ से चले जाते हैं और इज़ाबेल भी एक बार फिर खेलना शुरू कर देती है। इज़ाबेल खेलते समय ये सोच रही थी कि बच्चे की बॉडी में रहने पर एक फायदा ये भी है कि खेलते समय आप ये बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं, इससे पहले आपके साथ हुआ क्या था। इज़ाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी नैनी उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, आपके हाथ में ये क्या है प्रिंसेस? इसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, नैनी ये फ्लावर रिंग है और ये मैंने डैड के लिए बनाई है। इज़ाबेल की बात सुनकर वो मेड सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, क्या आपने ये रिंग हिज मैजेस्टी के लिए बनाई है प्रिंसेस? पर वो तो अभी लोगों को पार्टी में अटेंड करने में बहुत ही बिजी है ना प्रिंसेस। ये सुनकर इज़ाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, आप परेशान मत होइए नैनी, आज डैड का बर्थडे है तो मैं खुद जाकर ये उनको गिफ्ट दूंगी। इज़ाबेल के इतना कहते ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेड इज़ाबेल को लेकर हॉल की ओर जाते हुए उससे कहती है, प्रिंसेस हम बहुत ही जल्द मेन हॉल में पहुंच जाएंगे। मेड इतना कहती ही है कि तभी दो सोल्जर्स आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। ये सुनकर इज़ाबेल सोचती है, लगता है इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, और अगर ये बात है तो फिर। इज़ाबेल इतना सोचते ही उन सोल्जर से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हटो मेरे सामने से। मैं इज़ाबेल, इस रॉयल पैलेस की प्रिंसेस, तुम्हें ये ऑर्डर दे रही हूँ। ये सुनकर वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें ऐसे देखकर इज़ाबेल मन में सोचती है, हाँ अब सामने से हट भी जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग इस बात से शॉक हो कि अभी मेरी एक बहुत ही ग्रैंड एंट्री होगी इस एंट्रेंस हॉल में। इज़ाबेल इतना सोच रही होती है कि तभी उसमें से एक सोल्जर कहता है, क्या ये एक मजाक है? सोल्जर की ये बात सुनकर इज़ाबेल मन में सोचती है, क्या मजाक? इज़ाबेल इतना सोचती ही है कि तभी वो सोल्जर कहते हैं, सुनो लड़की, तुम्हें प्रिंसेस का नाम लेकर हमें बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उस सोल्जर के इतना कहते ही दूसरा सोल्जर कहता है, हाँ बिल्कुल सही, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें बहुत ही भयानक सजा मिल सकती है। उन सोल्जर्स की बातों को सुनकर इज़ाबेल सोचती है, ये लोग मेरी बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। हाँ मुझे ये बात पता है कि मेरे बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, अभी मेरे कपड़े कुछ गंदे हैं, पर इन लोगों को मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। इज़ाबेल इतना सोचते ही अपनी नैनी से कहती है, नैनी मुझे नीचे उतारिए। इसके बाद इज़ाबेल अपनी नैनी की गोद से उतरकर उन सोल्जर से गुस्से में कहती है, प्लीज आप दोनों अपना नाम और अपनी पोस्ट बताइए। इज़ाबेल की बात सुनकर वो सोल्जर्स उसे घूरते हैं और फिर कहते हैं, हाँ सचमुच तुम अभी छोटी हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं और तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकती। हे मेड, इस लड़की को यहाँ से जल्दी लेकर जाओ। सर्वेंट्स की बात सुनकर इज़ाबेल कहती है कि जब प्रिंसेस बात कर रही हो तो उसकी बातों को इग्नोर करना क्या बिल्ट इन देश की कोई परंपरा है? इज़ाबेल की बात सुनकर वो दोनों सोल्जर सरप्राइज्ड होते हुए कहते हैं, क्या? ये सुनकर इज़ाबेल कहती है, मैंने कुछ समय पहले तुमसे तुम्हारा नाम और तुम्हारी पोस्ट पूछी थी, पर तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर उससे भी जरूरी बात यह है कि एक नाइट जो कि रॉयल पैलेस में रहता है, उसने प्रिंसेस को नहीं पहचाना। चलो मान लेते हैं कि तुमने प्रिंसेस का चेहरा कभी नहीं देखा, इसीलिए तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, तो तुम्हें जाकर अपने सुपीरियर से जाकर ये पता करना चाहिए था कि मैं सही कह रही हूँ या गलत, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसके लिए मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। इज़ाबेल की बात सुनकर वो दोनों नाइट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें ऐसा डरता हुआ देख इज़ाबेल मन में सोच रही होती है, इन दोनों को ऐसे डरते हुए देख लगता है कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि मैं रॉयल पैलेस की प्रिंसेस हूँ। पर अचानक यहाँ पर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए और ये सभी लोग मेरी ओर ही देख रहे हैं और इन्हें ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। इज़ाबेल इतना सोचते ही खुद से कहती है, बी स्ट्रॉन्ग इज़ाबेल, तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी पूरी रेपुटेशन खराब कर सकता है, इसीलिए डरो नहीं, शांत हो जाओ।
इज़ाबेल के इतना सोचते ही हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी किंग को कुछ दिखाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, ये मैजिक बॉक्स एक बहुत ही बेहतरीन मैजिशियन जिसका नाम एम्ब्रुअल है उसने बनाया है, और वो हमारे मिरोटल मैजिक फेडरेशन का एक सदस्य भी है, जिसने ये मैजिक बॉक्स इसलिए बनाया है क्योंकि इस मैजिकल बॉक्स में किसी के भी माना पावर्स को स्टोर करके रखा जा सके। वो आदमी उस मैजिकल बॉक्स की सारी क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है, पर किंग उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है, जिसे देखकर क्वीन किंग से मुस्कुराते हुए कहती हैं, योर मैजेस्टी, आपको इसके लिए विलियम को थैंक यू करना चाहिए। क्वीन की ये बात सुनकर किंग मन में सोचता है, विलियम, एक जाना माना नाम मिरोटल मैजिक फेडरेशन का। मिरोटल मैजिक फेडरेशन जो कि बहुत ही फेमस है वहाँ के रहने वाले मैजिशियंस की वजह से, और बिल्ट इन एम्पायर जो कि स्वॉर्डमैन्स के लिए बहुत ही फेमस है, एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट है। तो विलियम यहाँ पर क्या कर रहा है? किंग इतना मन में सोच ही रहे होते हैं कि तभी क्वीन कहती हैं, योर मैजेस्टी, सुनिए योर मैजेस्टी। क्वीन की इस बात का किंग कोई भी जवाब नहीं देते, जिसे देखकर क्वीन मन में सोचती हैं, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर योर मैजेस्टी इस तरीके से बिहेव करेंगे तो विलियम इस बात का बुरा भी मान सकता है, और ये एक बाद में सीरियस मैटर भी बन सकता है। क्वीन इतना सोच ही रही होती है कि तभी किंग को बाहर से कोई आवाज आती है। वो आवाज इज़ाबेल की होती है, जो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने से हट जाओ, मैं एक प्रिंसेस हूँ। इज़ाबेल की आवाज सुनकर किंग मन में सोचता है, ये आवाज तो इज़ाबेल की है, पर बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? किंग इतना सोच ही रहा होता है कि तभी एक बार फिर से आवाज आती है कि तुम अपना नाम और अपनी पोस्ट मुझे बताओ। ये सुनकर किंग मन में सोचता है, हाँ, इज़ाबेल ने बिल्कुल ठीक किया कि उसके नाम और उसकी पोस्ट के बारे में पहले पूछा। किंग इतना सोच ही रहा होता है कि तभी इज़ाबेल की आवाज एक बार फिर से आती है, जो चिल्लाते हुए कह रही होती है, एक नाइट जो रॉयल पैलेस में रहता है वो आखिर प्रिंसेस को कैसे नहीं पहचानता, और अगर वो नहीं पहचानता तो उससे पहले अपने सुपीरियर से वेरीफाई करना चाहिए। इज़ाबेल की ये बात सुनकर किंग मन में सोचता है, ये बिल्कुल ठीक है कि किसी इंसान को उसकी की हुई गलती के बारे में बताना। किंग ये मन में सोच ही रहे होते हैं कि तभी क्वीन उनकी ओर देखते हुए मन में सोच रही होती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आज योर मैजेस्टी इतने खोए खोए से क्यों है। क्वीन मन में इतना सोचते ही मुस्कुराते हुए विलियम से कहती हैं कि हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि मिरोटल मैजिक फेडरेशन ने इतना बेहतरीन तोहफा योर मैजेस्टी के लिए भेजा। आपका इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया विलियम, और फ्यूचर में हम मिरोटल मैजिक फेडरेशन में आकर सर एम्ब्रियल का भी इस बेहतरीन गिफ्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। क्वीन के इतना कहते ही किंग खड़े हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस को अंदर लेकर आओ। किंग की ये बात सुनकर वो दोनों सर्वेंट्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से कहते हैं, तुमने सुना? हाँ, मैंने सुना। वो सर्वेंट्स एक दूसरे से इतना कहते ही मन में सोचते हैं, ये बच्ची सचमुच प्रिंसेस है। वो सर्वेंट इतना सोचते ही इज़ाबेल से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस कि मैंने आपको नहीं पहचाना, और अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अंदर छोड़ दूंगा। सर्वेंट को ऐसे प्यार से बोलते देख इज़ाबेल उसे घूरने लगती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, और सर्वेंट को ऐसे अनकंफर्टेबल देखकर इज़ाबेल उसका हाथ पकड़कर उससे मुस्कुराते हुए कहती है, आप चिंता मत करो, मैंने आपको माफ कर दिया क्योंकि आज बहुत ही खुशी का दिन है, इसीलिए मैं आपके लिए पापा से बात कर लूंगी। इज़ाबेल की बातों को सुनकर वो सर्वेंट इमोशनल होते हुए कहता है, प्रिंसेस मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे ऐसे बुरे व्यवहार के लिए, और मेरे इस व्यवहार के लिए मैं बाद में आकर आपसे अच्छे से माफ़ी मांगूंगा। सर्वेंट की बात सुनकर इज़ाबेल कहती है, हाँ ये भी ठीक रहेगा, लेकिन आपको मुझे जेली या फिर आइसक्रीम खरीद कर देनी होगी, ओके? इज़ाबेल की ये बात सुनकर वो सर्वेंट मन में सोचता है कि ये कितना अजीब है कि प्रिंसेस इतनी समझदार होने के साथ साथ इतनी प्यारी भी है। सर्वेंट इतना सोचते ही इज़ाबेल को हॉल के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर इज़ाबेल किंग के पास जाकर उनसे कहती है, मैंने भी आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है योर मैजेस्टी। इज़ाबेल इतना कहते ही किंग की और पास जाने लगती है कि तभी वहाँ खड़े लोग इज़ाबेल को देखकर कहते हैं, ओह गॉड, क्या ये है प्रिंसेस? इनके चेहरे पर तो मिट्टी लगी है ना? ओह गॉड, ये कितनी बदकिस्मत है। हमारी क्वीन कितनी सुंदर और प्यारी है। क्या सचमुच ये उनकी बेटी है? कितनी बुरी बात है।
और मैंने तो ये सुना है हिज मैजेस्टी प्रिंसेस से बात ही नहीं करते और वो प्रिंसेस से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। उन लोगों की बातों को सुनकर एक लेडी कहती है, आपने सही कहा मैडम, देखिए प्रिंसेस की हालत। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक छोड़ी हुई प्रिंसेस है। लगता है हमने जो प्रिंसेस के बारे में अफवाहें सुनी है वो सब सच है। वो लेडी इतना कहती ही है कि तभी किंग उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखते हैं, जिसकी वजह से वो लेडीज डर के मारे कांपने लगती हैं कि तभी इजाबेल अपना हाथ बढ़ाते हुए किंग से कहती है, प्लीज डैड इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनकर किंग कहता है, ये क्या है? किंग की बात सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, डैड ये एक रिंग है जो बहुत ही सुंदर और चमकीली है और इसीलिए मैं आपको ये देना चाहती हूँ। डैड आपको बुरा न लगे तो मैं इसे लेकर ऊपर आऊँ? इजाबेल की ये बात सुनकर किंग कहता है, नहीं तुम वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। किंग इतना कहते ही इजाबेल के पास जाता है और फिर घुटनों के बल बैठकर इजाबेल से कहता है, क्या ये तुमने बनाया है? ये सुनकर इजाबेल कहती है, यस। इजाबेल का ये जवाब सुनकर किंग मुस्कुराते हुए कहता है, देखो इसे बनाते समय तुमने अपने चेहरे की क्या हालत कर ली है। किंग इतना कहते ही इजाबेल के चेहरे से मिट्टी साफ करने लगता है और अपने डैड को ऐसे देखकर इजाबेल मुस्कुराते हुए सोचती है, वाह डैड का हाथ कितना गर्म है। डैड को ऐसे देखकर मुझे शर्म आ रही है, पर मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। इजाबेल इतना सोचते ही वो रिंग अपने डैड को पहनाने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे डैड मेरे पास है। इजाबेल को ऐसे देखकर किंग बहुत ही नर्वस हो जाते हैं और इसकी वजह से उनके हाथ कांपने लगते हैं, पर फिर भी वो इजाबेल से कहते हैं, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। हमें दिखाया जाता है कि क्वीन और किंग अपने बेडरूम में होते हैं और क्वीन किंग से मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपको पता है योर मैजेस्टी, आज बैंक्वेट रूम में आपकी हरकतों की वजह से सभी लोग आपके ही बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे कि वो योर मैजेस्टी जो पूरी पार्टी में खोए खोए से थे, वो अचानक मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि कहीं से उनकी बेटी वहाँ पर आ गई थी। क्वीन की बात सुनकर किंग कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ था सेरेना। ये सुनकर क्वीन कहती हैं, नहीं आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने देखा था। क्वीन की बात सुनकर किंग कहता है, नहीं मैं नहीं मुस्कुराया था। ये सुनकर क्वीन कहती हैं, क्या सचमुच? आप इस बात पर शर्त लगा सकते हैं कि आप मुस्कुराए थे या नहीं? इसके बाद क्वीन कहती हैं, चलिए इस बात को छोड़ देते हैं योर मैजेस्टी कि आप मुस्कुराए थे या नहीं, पर आपने फ्लावर रिंग पहनी जिसके अंदर माना फ्लो हो रही थी। वो रिंग आपके लिए खतरनाक हो सकती थी और तो और आपने उसे अपनी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट कहा। क्या आप ये बात भूल गए योर मैजेस्टी कि आप ही हमेशा ये कहते हैं कि स्वॉर्डमन्स को ऐसी फालतू चीजें अपनी हाथों में नहीं पहननी चाहिए? क्वीन की इन बातों को सुनकर किंग एम्बैरस हो जाते हैं और किंग को ऐसे देखकर क्वीन मुस्कुराते हुए कहती हैं, योर मैजेस्टी आपके बर्थडे की वजह से बहुत सारा काम डिले हो गया था, इसीलिए हम कुछ समय के लिए काफी बिजी होने वाले हैं, तो शायद हम 3-4 महीने तक प्रिंसेस को ना देख पाएं। क्वीन इतना कहते ही किंग के चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगती हैं कि तभी किंग कहते हैं, अच्छा ये बात है। किंग इतना कहते ही क्वीन के हाथ पर किस करते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां इजाबेल अपने कमरे में बैठकर केक खा रही होती है कि तभी उसके कमरे में उसके डैड आते हैं और ये देखकर इजाबेल भागकर उनके पास जाती है और उनसे कहती है, फादर हम बहुत समय बाद मिले। ये सुनकर किंग कहता है, हम कल ही एक दूसरे से मिले थे। किंग की बात सुनकर इजाबेल कहती है, हाँ पर आप मेरे कमरे में बहुत ही मुश्किल से आते हैं फादर। ये सुनकर किंग कहता है, कुछ समय के लिए ना ही मैं और ना ही एम्प्रेस तुमसे मिलने यहाँ पर आएंगे। किंग की ये बात सुनकर इजाबेल सरप्राइज होती है और फिर किंग से कहती है, क्यों? इस सवाल के जवाब में किंग कहता है, क्योंकि हम दोनों को कुछ जरूरी काम है। ये सुनकर इजाबेल कहती है, फादर अब आप मुझसे मिलने कब आएंगे? ये सुनकर किंग कहता है, तुम्हारे बर्थडे से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। किंग की बात सुनकर इजाबेल अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करने लगती है और फिर किंग से कहती है, इसका मतलब आप 8 महीने बाद आएंगे? ये सुनकर किंग कहता है, हाँ लगता तो यही है। किंग की ये बात सुनकर इजाबेल कहती है, मैं गॉड से विश करूंगी कि आप जल्दी आ जाएं फादर। ये सुनकर किंग कहता है, आखिर क्यों? इसके जवाब में इजाबेल कहती है, क्योंकि मैं आपको बहुत मिस करूंगी फादर। इजाबेल की ये बात सुनकर किंग एम्बैरस हो जाता है और फिर इजाबेल से कहता है, क्या तुम मुझे सचमुच मिस करोगी? ये सुनकर इजाबेल खुशी से कहती है, हाँ डैड मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा मिस करूंगी।
और मैं आपका इंतजार भी करूंगी ताकि आप मेरे पास जल्दी से आ जाएं। इजाबेल की बात सुनकर किंग एम्बेरस हो जाता है और फिर इजाबेल को हक करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर किसी वजह से किंग रुक जाता है और फिर अपने हाथ पीछे ले लेता है और किंग को ऐसे देखकर इजाबेल उससे कहती है, फादर। इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है, क्या डैड अभी मुझे हक करने वाले थे? इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी किंग उसके चेहरे पर हाथ रखते हैं और फिर उससे कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी वापस आने की। ये सुनकर इजाबेल कहती है, प्रॉमिस? इसके जवाब में किंग इजाबेल के सिर पर किस करता है और फिर उससे कहता है, हाँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ से जल्दी आने की कोशिश करूंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर बाइटन को दिखाया जाता है जो किंग से कहता है, योर मैजेस्टी, प्रिंसेस ने आपसे क्या कहा योर मैजेस्टी? बाइटन की बात सुनकर किंग कहता है, उसने कहा कि वो चाहती है मैं जल्दी वापस आ जाऊं और वो मुझे बहुत ज्यादा मिस करेगी और उसने ये भी कहा कि वो मेरा बेसब्री से इंतजार करेगी। किंग की इन बातों को सुनकर बाइटन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर किंग से कहता है, ये सुनकर मुझे आपसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है योर मैजेस्टी। मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा। मैं कैसे आपसे इस मामले में हार सकता हूँ? आपको पता है योर मैजेस्टी, आपसे पहले मैं प्रिंसेस से मिलने गया था और जब मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे कुछ महीनों तक नहीं मिल पाऊंगा तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैं सेफली वापस आ जाऊं और वो मुझे बहुत पसंद करती हैं। पर योर मैजेस्टी, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मेरा इंतजार करेंगी। ऐसा प्रिंसेस ने क्यों नहीं कहा योर मैजेस्टी? मैं आपसे ऐसे कैसे हार सकता हूँ? बाइटन की बातों को सुनकर किंग कहता है, मैंने इस मामले में तुम्हें कभी अपना दुश्मन नहीं समझा। ये सुनकर बाइटन रोते हुए कहता है, ये सुनकर मेरे अभिमान को और भी ठेस पहुंच रही है योर मैजेस्टी। बाइटन की ये बात सुनकर किंग कहता है, जब भी तुम तलवारबाजी में हार जाते हो तुम इतना परेशान तो नहीं होते बाइटन। किंग की बात सुनकर बाइटन कहता है, ये दोनों चीज एक दूसरे से बहुत ही अलग है योर मैजेस्टी। बाइटन को ऐसे परेशान देखकर किंग कहता है, तुम्हें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं बाइटन। तुमने क्या वो कहावत नहीं सुनी, अपना अपना होता है और पराया पराया? किंग की ये बात सुनकर बाइटन गुस्से में आप बबूला होते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, आपका इतना एरोगेंट होना, आपका कोई छुपा हुआ टैलेंट तो नहीं? बाइटन इतना कहते हुए शांत हो जाता है और फिर कहता है, मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ रहा है और लगता है इस गुस्से को किसी और के ऊपर निकालने की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बाइटन इसके बाद किंग से कहता है, योर मैजेस्टी, उस दिन जिसने प्रिंसेस को किडनैप करने की कोशिश की थी लगता है वो और कोई नहीं विलियम था। योर मैजेस्टी, एक बार मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो मैं उसकी अच्छे से खातिरदारी करूंगा। बाइटन की ये बात सुनकर किंग कहता है, बाइटन, ये आइडिया बुरा नहीं है। किंग के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेड इजाबेल से कहती है, प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे। ये सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू नैनी। मेड से इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है, मेरे पापा के बर्थडे को बीते हुए आज पूरे 8 महीने बीत चुके हैं और आज मेरा 5वां बर्थडे है जिसे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। इसका मतलब मेरी 21 साल की जिंदगी में से 5 साल बीत चुके हैं और मेरी ये बॉडी जिसके अंदर बिल्टेंस का खून है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। इसीलिए मैं जब खुद को कभी कभी आईने में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं 5 साल की नहीं 8 साल की हूँ और मैं अब इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि साफ साफ बोल सकूँ और इस बॉडी में अब मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। मेरी इस जिंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बस सिर्फ एक चीज छोड़कर, और वो चीज ये है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ मेरी मौत का दिन पास आ रहा है। इजाबेल इतना मन में सोचते ही अपनी नैनी से मुस्कुराते हुए पूछती है, नैनी, क्या मॉम डैड के वापस आने की कोई खबर आई? ये सुनकर उसकी नैनी कहती है, नहीं प्रिंसेस, ऐसी कोई खबर नहीं आई। अपनी नैनी की बात सुनकर इजाबेल डिसअपॉइंट होती है पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लगता है मॉम डैड बहुत ही बिजी हैं। इजाबेल को ऐसे देखकर उसकी नैनी कहती है, प्रिंसेस आप चिंता मत कीजिए, उन दोनों के बदले मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। आइए चलिए अब हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अपनी नैनी की बात सुनकर इजाबेल कहती है, थैंक यू नैनी, मैं सचमुच बहुत ही लकी हूँ। इजाबेल अपनी नैनी से इतना कहते ही मन में सोचती है, अभी 11:55 हो रहे हैं, इसका मतलब मेरा बर्थडे खत्म होने में अब सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी उसकी नैनी कहती है,
प्रिंसेस, क्या मैं अब केक में कैंडल लगाऊं? ये सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है यस। और उसकी नैनी इजाबेल की बात सुनकर केक में कैंडल लगाने लगती हैं कि तभी इजाबेल कहती है, नैनी ये केक बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्या मैं इसकी कैंडल्स को जला दूं? इजाबेल इतना कहते ही मैजिक से कैंडल्स को जला देती है और फिर मुस्कुराते हुए केक को देख रही होती है कि तभी उसकी नैनी कहती हैं, प्रिंसेस आप कौन सी विश मांगना चाहेंगी? अपनी नैनी की बात सुनकर इजाबेल सोच में पड़ जाती है और फिर आंखें बंद करके कहती है, गॉड मैं अपना नेक्स्ट बर्थडे अपने मॉम और डैड के साथ मनाना चाहती हूँ। इजाबेल इतना कहती ही है कि तभी उसकी नैनी कहती है, प्रिंसेस अगर आप चाहती हैं कि आपकी विश पूरी हो तो आपको अपना बर्थडे खत्म होने से पहले इन कैंडल्स की लाइट को बुझाना होगा। अपनी नैनी की ये बात सुनकर इजाबेल कहती है, पर नैनी अभी तो मेरा बर्थडे खत्म होने में पूरे 30 सेकंड्स हैं। इजाबेल इतना कहती ही है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है जो उसे कह रहा होता है, तुम एक ऐसी बेवकूफ हो जो तलवारबाजी नहीं सीख सकती और तुम्हारी ये विश बहुत ही बड़ी है। इजाबेल ये आवाज सुनकर उस ओर देखती है और फिर खुश होते हुए कहती है, डैड में किंग को दिखाया जाता है जो इजाबेल से कह रहे होते हैं, लगता है अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता इजाबेल, इसीलिए तो तुम मेरे साथ वक्त बिताने की इच्छा जाहिर कर रही हो। किंग इतना कहते ही हैं कि तभी इजाबेल डरते हुए कहती है, फादर खून, आपके कपड़ों पर खून लगा है, क्या आपको चोट लगी है? इजाबेल के इस सवाल का किंग कोई भी जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से इजाबेल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे लग रहा होता है कि उसके डैड को बहुत ज्यादा चोट लगी है और इस वजह से वो रोने ही वाली होती है कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती हैं और किंग से कहती हैं, योर मैजेस्टी आप फिर से ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता और मैंने आपसे कहा था ना कि प्रिंसेस से मिलने से पहले आप नहा लीजिए, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। देखिए वो कितना डर गई है। क्वीन की ये बात सुनकर किंग कहता है, अगर वो इतनी छोटी सी चीज से डर जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो बिल्टिन परिवार के सदस्य कहने के लायक है। किंग की ये बात सुनकर क्वीन कहती हैं, आप सच क्यों नहीं कहते योर मैजेस्टी कि आप अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए इतनी जल्दी में थे कि आप नहाना ही भूल गए? क्वीन की ये बात सुनकर किंग कहते हैं, मैं नहाना नहीं भूला था, मैं बस इजाबेल को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना चाहता था। किंग की ये बात सुनकर क्वीन कहती हैं, योर मैजेस्टी अगर आपकी हरकतें ऐसी ही रही तो एक दिन आपकी बेटी आपसे नफरत करने लगेगी। क्वीन की ये बात सुनकर किंग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर कुछ नहीं कह पाते। इसके बाद क्वीन इजाबेल के पास जाती हैं और फिर उससे कहती हैं, इजाबेल। इसके जवाब में इजाबेल कहती है, यस मॉम। इजाबेल की आवाज सुनकर क्वीन उसे गले से लगा लेती हैं और फिर उससे कहती हैं, तुम्हें तुम्हारे 5वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं इजाबेल। मॉम तुमसे माफी मांगती है इजाबेल लेट आने के लिए। ये सुनकर इजाबेल जोर जोर से रोने लगती है और ये देखकर उसकी मॉम कहती हैं, ओ गॉड तो मेरी बेटी को रोना आता है। क्वीन इतना कहती ही है कि तभी इजाबेल कहती है, थैंक यू मॉम। ये सुनकर उसकी मॉम कहती हैं, थैंक यू वो किस लिए इजाबेल? ये सुनकर इजाबेल कहती है, मेरे साथ रहने के लिए मॉम। इजाबेल की ये बात सुनकर उसकी मॉम उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती हैं और ये सब कुछ उसके डैड दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं पर कुछ कहते नहीं। इसके बाद इजाबेल अपनी मॉम से रोते हुए कह रही होती है, मॉम जब आप मुझे ऐसे हक करती हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इजाबेल अपनी मॉम से इतना कहते ही मन में सोचती है, मॉम जब भी मुझे हक करती हैं तो मुझे एक अलग तरह की गर्माहट महसूस होती है जो कि मुझे मेरी पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिली। इजाबेल इतना सोचते ही अपनी मॉम की गोद में सो जाती है, जिसे देखकर क्वीन किंग से कहती है, लगता है इजाबेल सो गई है। क्वीन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर इजाबेल सोकर उठती है और उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसके डैड उसके कमरे में ही थे। इसीलिए वो खुद को विश्वास दिलाने के लिए कहती है, डैड। ये सुनकर किंग कहते हैं, आखिर तुम कर क्या रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से इनफॉर्मली बुला सकती हो? किंग की ये बात सुनकर इजाबेल कहती है, मुझे माफ कर दीजिए फादर। ये सुनकर किंग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो इजाबेल से कहता है,
फॉर्मेलिटी एक ऐसी चीज है जो कभी भी दिखाई और छुपाई जा सकती है। किंग की ये बात सुनकर इजाबेल भागकर उनके पास आती है और उनसे कहती है, तो अगर हमारे आसपास कोई ना हो तो क्या मैं आपको डैड बुला सकती हूँ? ये सुनकर किंग कहते हैं, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो तुम मुझे डैड बुला सकती हो। किंग की ये बात सुनकर इजाबेल कहती है, पर मैं तो अब 5 साल की हो चुकी हूँ और प्रिंसेस के लिए उसकी शान और उसकी छवि सबसे ऊपर होती है ना। इजाबेल की ये बात सुनकर किंग उसके सिर पर हाथ रखता है और फिर उससे कहता है, 5 साल का इंसान भी एक बच्चा ही होता है इजाबेल, और तुम्हें ये याद नहीं कि कल तुम कितना रो रही थी? अपने डैड की ये बात सुनकर इजाबेल एम्बैरेस हो जाती है और फिर अपने डैड से कहती है कि डैड, क्या आपको पता है? ये सुनकर किंग कहते हैं, क्या? इसके जवाब में इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है कि डैड, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। इजाबेल की ये बात सुनकर किंग एम्बैरेस हो जाता है और फिर इसके जवाब में कुछ नहीं कह पाता। इसीलिए इजाबेल उससे पूछती है, डैड, क्या आप पूरी रात यहीं पर थे और क्या आप थक गए हैं? आई एम सॉरी डैड, मैं कल रात बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कल कब नींद आ गई। इजाबेल इतना कहते ही मन में सोचती है, मेरे डैड इस राज्य के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज हैं और ये बात बुक में साफ साफ लिखी थी कि मेरे डैड के अंदर यूनिवर्स की सभी माना पावर्स हैं, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारे। और नॉवल में एक जगह ये भी लिखा था कि आपने एक ऐसी जंग लड़ी थी जिसमें आप 2 हफ्तों तक नहीं सोई थी, इसीलिए ऐसे इंसान की जिंदगी में थकना जैसा शब्द तो होगा ही नहीं। इजाबेल इतना सोचते ही किंग से कहती है, डैड, मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही आप रोज थकें ताकि हम रोज ऐसे ही साथ में वक्त बिता सकें। इजाबेल की ये बात सुनकर किंग कहता है, तुम्हारा दिमाग बहुत ही दुष्ट है शैतान लड़की। अपने डैड की ये बात सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, लगता है आज मैंने डैड से कुछ ज्यादा ही कह दिया। इजाबेल इतना सोचते ही अपने डैड से कहती है, ओके डैड, आई एम सॉरी, पर क्या आप मेरे बर्थडे के दिन अपना पूरा वक्त मेरे साथ बिता सकते हैं? प्लीज डैड, सिर्फ एक दिन। क्या आप मेरे लिए 1 साल में 1 दिन के लिए भी नहीं थक सकते? प्लीज डैड, इसके लिए मना मत कीजिएगा, क्योंकि अब ऐसा सिर्फ 16 बार ही हो सकता है। इजाबेल की ये बात सुनकर किंग शॉक हो जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद इजाबेल अपने डैड को देखती है और फिर मन में सोचती है, किसी वजह से डैड का मूड अचानक खराब हो गया है, लगता है मैंने डैड को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। इजाबेल इतना सोचते ही अपने डैड से कहती है, क्या आप नाराज हो? आई एम सॉरी डैड, क्या 16 बार बहुत ज्यादा है? इजाबेल के इतना कहते ही उसके डैड सोफा से उठने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं, लगता है मुझे कैरन से कहना होगा कि वो तुम्हें एक बार फिर से मैथ्स सिखाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी 16 जितना छोटा नंबर आज से पहले नहीं देखा। किंग की ये बात सुनकर इजाबेल उन्हें सरप्राइज होते हुए देखती है कि तभी किंग इजाबेल से कहते हैं, क्या तुमने ये नहीं सीखा कि 16, यहाँ तक कि 17 और 18 ये सभी बहुत ही छोटे नंबर होते हैं? इजाबेल, तुम आखिरकार कैरन से सीख क्या रही हो? इतना कहते ही किंग इजाबेल के सिर पर हाथ रखता है और फिर उससे कहता है, तुम्हारे बारे में सिर्फ सोचकर ही मुझे थकान होने लगती है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे थकान होती है, जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तब मुझे थकान होती है, जब मैं तुम्हें हक करता हूँ तब मुझे थकान होती है। किंग इतना इजाबेल से कहते ही मन में सोचता है कि इस दुनिया में इतने बड़े बड़े नंबर होने के बावजूद भी ये सोचना कि तुम्हारे पास सिर्फ 16 साल बच्चे हैं, ये सोचकर ही मुझे थकान होने लगती है इजाबेल। किंग इतना सोचते ही इजाबेल से कहता है, मैं थक गया हूँ ये सोचकर कि ये समय जो कभी मुझे बेकार लगता था, पता नहीं क्यों, पर अचानक से मुझे ये समय बहुत ही कीमती लगने लग गया है। किंग इसके बाद कहता है, कोई भी नई चीज सीखने पर मैं बहुत थक जाता हूँ, इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए अब से मैं
सिर्फ 16 बार नहीं 1000 बार थकूंगा। अपने डैड की इन बातों को सुनकर इज़ाबेल रोने लगती है। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर इज़ाबेल शांत हो गई थी और अपने डैड से कह रही थी, डैड आज मैं कुछ ज्यादा ही रोई, इसीलिए देखिए मेरी आंखें सूज गई हैं। डैड मैंने सुना है जो ज्यादा रोते हैं वो बहुत ही बेवकूफ होते हैं। इज़ाबेल की ये बात सुनकर किंग उसके आंसुओं को पोंछता है और फिर उससे कहता है, नहीं इज़ाबेल, तुम बहुत ही स्मार्ट हो और ये सभी बातें जो तुम कह रही हो ये सब झूठ है। किंग की ये बात सुनकर इज़ाबेल कहती है, वैसे डैड मॉम कहाँ पर हैं? ये सुनकर किंग जवाब देता है, वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ड्यूक रॉथस्चाइल्ड के घर गई हैं। किंग इतना कहते ही वहां से जाने लगता है कि तभी इज़ाबेल किंग से पूछती है, डैड क्या आप भी कहीं पर जा रहे हैं? ये सुनकर किंग कहता है, हाँ मैं भी कहीं जा रहा हूँ। किंग की ये बात सुनकर इज़ाबेल पूछती है, डैड आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर किंग अपना हाथ इज़ाबेल की ओर बढ़ाता है और फिर इज़ाबेल से कहता है, हम एरेना पैलेस जा रहे हैं क्योंकि आज से तुम वहाँ रहोगी, इसीलिए मैं आज तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आऊंगा। ये सुनकर इज़ाबेल अपना हाथ किंग के हाथ पर रखती है और फिर किंग से कहती है, क्या सचमुच आप मुझे वहाँ पर छोड़ने जाएंगे? इज़ाबेल की ये बात सुनकर किंग कहता है, एक बात को दोबारा कहना, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इज़ाबेल। किंग की ये बात सुनकर इज़ाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आज बहुत ही खुश हूँ डैड। अपने डैड से इतना कहते ही इज़ाबेल मन में सोचती है, एरेना पैलेस ये एक ऐसी जगह है जहाँ रॉयल फैमिली के बच्चे रहते हैं। आमतौर पर रॉयल फैमिली के वो बच्चे जो 5 साल से छोटे होते हैं वो डिटैच पैलेस में रहते हैं और फिर जब वो 5 साल के हो जाते हैं तो उन्हें एरेना पैलेस भेज दिया जाता है। एरेना पैलेस में एंटर करना, इसका मतलब अब से मेरी पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट होगी। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है, मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि मुझे ये जगह छोड़कर एरेना पैलेस जाना होगा, पर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने भाइयों को देखने के लिए क्योंकि वो सभी बहुत ही हैंडसम हैं। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है, मैं अभी तक उनके सुंदर चेहरों को नहीं भूल पाई जो मैंने सिलेक्शन सेरेमनी में देखे थे। इसके बाद इज़ाबेल अपने भाई को याद करके मन में सोचती है, सोचने पर मुझे याद आता है कि अभी एरेना पैलेस में सिर्फ मेरा तीसरा भाई मिखाएल रहता है क्योंकि मेरे और 2 भाई सक्सेसर ट्रेनिंग के लिए यहाँ से बाहर गए हैं। इसीलिए मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपने तीसरे भाई को अपनी साइड लाने का प्लान बनाना चाहिए। इज़ाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके डैड कहते हैं, तुम आखिर इतनी देर से क्या सोच रही हो, जल्दी चलो। ये सुनकर इज़ाबेल कहती है, ओके डैड। इज़ाबेल इतना कहते ही मुस्कुराते हुए अपने डैड का हाथ पकड़कर एरेना पैलेस की ओर जाते हुए मन में सोचती है कि बिल्ट-इन एम्पायर की 500 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि रॉयल पैलेस के किसी भी प्रिंस या प्रिंसेस को एम्पीरियर खुद एरेना पैलेस में छोड़ने जा रहे हैं। जाता है कि किंग इज़ाबेल को लेकर एरेना पैलेस जाता है जहां पर एक लेडी वहां पर खड़ी होती है जो किंग से कहती है, आपका स्वागत है योर मैजेस्टी द एम्पीरियर। ये सुनकर किंग कहता है, हम बहुत दिनों बाद मिले डेल्सा। किंग इतना कहते ही है कि तभी हमें उस औरत का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम था डेल्सा और वो एरेना पैलेस की चीफ थी जो किंग से कह रही थी, जी हाँ योर मैजेस्टी, हम बहुत दिनों बाद मिले। और इतना कहते ही डेल्सा रुक जाती है क्योंकि उसकी नजर किंग के हाथों पर पड़ती है और वो सोचती है कि हिज मैजेस्टी एक बच्ची का हाथ पकड़कर उसे एरेना पैलेस तक लाए हैं, पर क्यों? इतना सोचते ही डेल्सा किंग से कहती है, योर मैजेस्टी क्या आप इन्हें यहाँ पर छोड़ने आए हैं? डेल्सा इतना कहती ही है कि तभी इज़ाबेल खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, हेलो, मेरा नाम इज़ाबेल है, मेरी उम्र 5 साल है और मैं एक प्रिंसेस हूँ और मिस डेल्सा आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इज़ाबेल की बातों को सुनकर मिस डेल्सा कहती हैं, आपको मेरे सामने सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं।
डेल्सा की बातों को सुनकर इजाबेल कहती है, पर ऐसा क्यों? इजाबेल के इस सवाल के जवाब में डेल्सा कहती है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ और मैं इस पैलेस की चीफ हूँ, जबकि आप एक प्रिंसेस हैं। मिस डेल्सा के इस जवाब को सुनकर इजाबेल कहती है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करते समय आपको चीफ नहीं कहा मिस डेल्सा, और जहाँ तक मुझे याद है 10 साल पहले आपने ही हिल ऑफ द स्टेशन पर मेरे फादर की जान बचाई थी, इसीलिए आप इस रिस्पेक्ट की पूरी हकदार हैं सर डेल्सा। इजाबेल की ये बात सुनकर डेल्सा सरप्राइज होते हुए कहती है, आपको इस बारे में पता है प्रिंसेस? मिस डेल्सा के इस सवाल के जवाब में इजाबेल कहती है कि 10 साल पहले आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे फादर की जान बचाई थी, और आपने उस समय अकेले ही 37 देशद्रोहियों को मौत के घाट उतारा था, और इसके लिए जब मेरे फादर ने आपके लिए सिल्वर स्टार मेडल देने के लिए एक सेरेमनी रखी तो आपने इस सम्मान के लिए मना कर दिया, और ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि आपकी वजह से मेरे डैड के मान सम्मान को कोई भी ठेस पहुंचे। इसीलिए मैं आपको अभी वही सम्मान दे रही हूं जिसकी आप हकदार हैं। इजाबेल इतना कहते ही मन में सोचती है, मिस डेल्सा एक बहुत ही बेहतरीन तलवारबाज हैं, और एक लड़की होने के बावजूद भी ये हमारे एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड ब्रिज, जिसका नाम ब्लैकवेल है, उसकी कमांडर भी थी, और जब इन्होंने मेरे फादर की जान बचाई थी तो ये बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने कमांडर की पोजीशन पर से इस्तीफा दे दिया और फिर एरेना पैलेस की चीफ बन गई। इजाबेल इतना सोच रही होती है कि तभी मिस डेल्सा कहती हैं, प्रिंसेस ये बात तो बहुत ही पुरानी है, और उस समय तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। मिस डेल्सा की ये बात सुनकर इजाबेल कहती है, सर डेल्सा, मैं इस बात पर यकीन करती हूँ कि किसी का भी सम्मान समय के साथ खत्म नहीं होता, और एक प्रिंसेस होने के नाते मैं आपको ये सम्मान पूरी निष्ठा से देना चाहती हूँ सर डेल्सा, पर अभी हम एरेना पैलेस में हैं और आप इस जगह की चीफ हैं, तो इसीलिए मैं आपको अब से चीफ कहकर बुलाऊंगी। इजाबेल इसके बाद मिस डेल्सा से कहती है, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत ही खुशी होगी चीफ स्टुअर्ट डेल्सा। इजाबेल की बातों को सुनकर मिस डेल्सा सोचती हैं, ओह गॉड, ये तो बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि मैंने सोचा था कि प्रिंसेस के बारे में जो अफवाहें मैंने सुनी हैं वो सभी झूठी हैं, पर सचमुच ये बहुत ही अजीब है कि एक 5 साल की बच्ची का इतनी शांति और शौर्यता से व्यवहार करना। मिस डेल्सा इतना सोच ही रही थी कि तभी किंग कहते हैं, मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल मीटिंग है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, और सर डेल्सा आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। किंग की ये बात सुनकर मिस डेल्सा कहती हैं, आप इस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए योर मैजेस्टी। मिस डेल्सा की ये बात सुनकर किंग वहाँ से जाने लगते हैं, और ये देखकर इजाबेल मुस्कुराते हुए उन्हें बाय करती है कि तभी मिस डेल्सा मन में सोचती हैं कि आज हिज मैजेस्टी का व्यवहार बहुत ही अजीब था। वो खुद प्रिंसेस को छोड़ने के लिए यहाँ तक आए और उन्होंने प्रिंसेस इजाबेल को प्रिंसेस नहीं बेटी कहकर बुलाया। अगर हिज मैजेस्टी का व्यवहार ऐसा ही रहा तो एक दिन प्रिंसेस हिज मैजेस्टी की कमजोरी बन जाएंगी, इसीलिए मुझे सतर्क रहना होगा। मिस डेल्सा इतना सोच ही रही थी कि तभी अचानक से एक बच्चा वहाँ पर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मेरी दुश्मन यहाँ पर आ ही गई। उस बच्चे की आवाज सुनकर इजाबेल और मिस डेल्सा सरप्राइज होती हैं, और फिर मिस डेल्सा उस बच्चे से कहती हैं, थर्ड प्रिंस, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप इतनी ऊंचाई से कूद नहीं सकते। मिस डेल्सा के इतना कहते ही थर्ड प्रिंस मिखाइल बिल्टिन को दिखाया जाता है, जो कि मिस डेल्सा से कहते हैं, आखिर मैं ऊंचाई से छलांग क्यों नहीं लगा सकता। ये सुनकर मिस डेल्सा कहती हैं, क्योंकि ये प्रिंस के शान के खिलाफ है। मिस डेल्सा की ये बात सुनकर मिखाइल कहता है, पर मुझे तो सर लैंसर ने कहा था कि एक प्रिंस के लिए सबसे जरूरी है तलवारबाजी, और अगर आपको तलवारबाजी आती है तो और कोई चीज मायने नहीं रखती। मिखाइल की इन बातों को सुनकर मिस डेल्सा इतना परेशान हो जाती हैं कि कुछ भी नहीं कह पाती, और इसकी दूसरी तरफ इजाबेल मन में सोच रही होती है कि
लेंसर ये चीफ डेल्सा के हस्बैंड हैं और एक बहुत ही बेहतरीन तलवारबाज हैं जो एरेना पैलेस में रहकर सभी प्रिंस को तलवारबाजी सिखाते हैं। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी सर डेल्सा प्रिंस मिकाएल से कहती हैं, ये तय है कि आज मैं उनकी जान ले लूंगी। सर डेल्सा की बातों को सुनकर मिकाएल एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाओ, क्या सचमुच? मुझे भी ये देखना है। ये सुनकर सर डेल्सा कहती हैं, नहीं, आप नहीं देख सकते। मिस डेल्सा इतना कहती ही हैं कि तभी इजाबेल मिकाएल की ओर देखते हुए मन में सोचती है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे और मिकाएल के चेहरे में ज्यादा फर्क नहीं है। और जैसा कि मुझे पता है कि बिल्टिन्स की बॉडी बहुत ही जल्दी ग्रो करती है, इसीलिए मिकाएल की उम्र 9 साल होने के बावजूद भी वो 15-16 साल का लग रहा है। और मिकाएल का बिहेवियर देखकर मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ शरीर से बड़ा हो रहा है, उसका दिमाग अभी बच्चों जैसा ही है। इजाबेल इतना सोचते ही मिकाएल से कहती है, ब्रदर, आप हमेशा से ही बहुत ही क्यूट दिखते हैं। इजाबेल की ये बात सुनकर मिकाएल सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? ये सुनकर इजाबेल कहती है, जी हाँ, हम दोनों सिलेक्शन सेरेमनी में मिले थे। इजाबेल की ये बात सुनकर मिकाएल शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम्हें उस समय की भी बात याद है? ये सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और तो और मुझे ये भी याद है कि उस समय आपने क्या कहा था। ब्रदर मिकाएल, आपने उस समय मेरी ओर देखते हुए कहा था, क्या मैं ज्यादा क्यूट नहीं हूँ ब्रदर? इस बात पर आपका बिग ब्रदर से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, पर आपने बाद में मुझे खुद से ज्यादा क्यूट कहा था। इजाबेल की बातों को सुनकर मिकाएल कहता है, सच कहो, तुम झूठ बोल रही हो ना? और अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो तुम मुझे इस बात का सबूत दो। मिकाएल की इन बातों को सुनकर इजाबेल कहती है, मेरे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, पर मैं झूठ नहीं बोल रही ब्रदर। इजाबेल और प्रिंस मिकाएल को ऐसे देखकर मिस डेल्सा मन में सोचती हैं, अगर प्रिंसेस ऐसे ही बात करती रही तो थर्ड प्रिंस और भी जिद करने लगेंगे। मिस डेल्सा इतना मन में सोच ही रही थी कि तभी प्रिंस मिकाएल चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है, फिर भी तुम बार एक ही बात को दोहराए जा रही हो। आखिरकार तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? मिकाएल की बातों को सुनकर इजाबेल कहती है, क्योंकि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। ब्रदर, आप सच कहिए, आपने उस समय जो मुझसे कहा था, आपको वो बिल्कुल याद नहीं है ना? इजाबेल की इन बातों को सुनकर मिकाएल सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? ये सुनकर इजाबेल कहती है, आपको कुछ भी याद नहीं है ना ब्रदर? इजाबेल की ये बात सुनकर मिकाएल सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर इजाबेल गुस्से में कहती है, आप सच क्यों नहीं कहते ब्रदर कि आपने बिना सोचे समझे उस समय कुछ भी कह दिया था, इसीलिए आपको अभी कुछ भी याद नहीं है। इजाबेल की इन बातों को सुनकर मिकाएल बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और फिर इजाबेल से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? मिकाएल की ये बात सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, आपका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है। और ब्रदर, क्या ये सच है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं? इजाबेल की ये बात सुनकर मिकाएल कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर इजाबेल कहती है, मैंने सुना है कि जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें बीती हुई बातें याद नहीं रहती। इसका मतलब आप बहुत ही कूल और स्ट्रॉन्ग हैं, है ना ब्रदर? इजाबेल की इन बातों को सुनकर मिकाएल कहता है, क्या सचमुच मैं कूल हूँ? ये सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, जी हाँ ब्रदर, आप बहुत ही कूल हैं। इजाबेल की ये बात सुनकर मिकाएल मुस्कुराने लगता है और इजाबेल उसे ऐसे देखकर मन में सोचती है कि कूल का मुझे पता नहीं, पर तुम बहुत ही क्यूट हो। इजाबेल मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी मिकाएल उससे कहता है, अच्छा ये बात है तो मैं तुम्हें अगली बार अपने फ्रेंड से जरूर मिलवाऊंगा। मिकाएल की ये बात सुनकर इजाबेल कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या फ्रेंड? इजाबेल इतना कहती ही है कि तभी मिस डेल्सा इजाबेल को देखकर मन में सोचती हैं, कितनी अजीब बात है कि जो थर्ड प्रिंस लोगों से बातें करते समय हमेशा उनसे लड़ते हैं,
वो प्रिंसेस से कितने प्यार से बात कर रहे हैं। आखिरकार प्रिंसेस किस तरह की इंसान है। मिस डेल्सा इतना सोच ही रही थी कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इजाबेल हमसे कहती है कि मुझे एरेना पैलेस में रहते हुए कुछ दिन बीत गए हैं, पर सिवाय एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के इसके अलावा मेरी लाइफ में और कोई भी चेंज नहीं आया है। इजाबेल हमसे इतना कहती ही है कि तभी एक आदमी उससे कहता है, प्रिंसेस मुझे पता है कि आप बिल्टिंस की तलवारबाजी नहीं सीख सकती। वो आदमी इतना कहता ही है कि तभी इजाबेल उसे देखकर मन में सोचती है, मेरे फादर ने मुझे नई चीजें सिखाने के लिए एक नए टीचर को रखा है जिसका नाम है लेंसर। ये एरेना पैलेस में रहने वाले प्रिंस को तलवारबाजी सिखाते हैं। इजाबेल इतना सोचते ही सर लेंसर से कहती है, सर लेंसर मैं तलवारबाजी नहीं सीख सकती, तो इसके अलावा मैं आपसे क्या सीख सकती हूँ। इजाबेल की ये बात सुनकर सर लेंसर कहते हैं, क्योंकि हम तलवारबाजी नहीं सीख सकते तो क्यों ना हम घर घर खेलें। सर लेंसर इतना कहते ही हैं कि तभी अचानक से मिस डेल्सा पीछे से आती हैं और फिर कहती हैं, तुम घर घर खेलना चाहते हो। अचानक से मिस डेल्सा की आवाज सुनकर सर लेंसर और इजाबेल दोनों बहुत ही डर जाते हैं और तभी मिस डेल्सा गुस्से में कहती हैं, लेंसर आखिर तुम कर क्या रहे हो। अपनी वाइफ को ऐसे गुस्से में देखकर सर लेंसर कहते हैं, वाइफ? नो, वाइफ नहीं, डेल्सा मेरी बात तो सुनो। सर लेंसर के इतना कहते ही मिस डेल्सा गुस्से में कहती हैं, सर लेंसर क्या आप भूल गए कि अभी हमारे स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस का समय है और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब हम काम कर रहे हो तो मुझे इनफॉर्मली मत बुलाइएगा। क्या आपको एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती। मिस डेल्सा की ये बात सुनकर सर लेंसर घबराते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए चीफ स्टुअर्ट। सर लेंसर को ऐसे देखकर इजाबेल मन में सोचती है, ओ गॉड कितना डरावना है, और मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस डेल्सा इतनी डरावनी हो सकती हैं। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी मिस डेल्सा सर लेंसर से कहती हैं, सर लेंसर क्या आपको पता है कि अभी समय क्या हो रहा है। ये सुनकर सर लेंसर कहते हैं, क्या समय? कौन सा समय? सर लेंसर की इन बातों को सुनकर मिस डेल्सा और भी गुस्से में कहती हैं, क्या अभी वो समय नहीं हो रहा कि आप प्रिंस मिखेल को स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करवाएं। मिस डेल्सा के इतना कहते ही सर लेंसर चिल्लाते हुए कहते हैं, ओ गॉड कितना टाइम बीत गया है और देखो तो मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। चीफ स्टुअर्ट मैं तो प्रिंस की प्रैक्टिस के लिए बस जाने ही वाला था। सर लेंसर की ये बात सुनकर मिस डेल्सा कहती हैं, क्या सचमुच? और ये सुनकर सर लेंसर कहते हैं, जी हाँ चीफ स्टुअर्ट सचमुच मैं वहाँ पर जाने ही वाला था। सर लेंसर और मिस डेल्सा इस बात पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसकी दूसरी तरफ इजाबेल मन में सोच रही होती है, ये सब कुछ कितना डरावना है। इजाबेल इतना सोच ही रही होती है कि तभी मिखेल चिल्लाते हुए कहता है, सर लेंसर मैं आपके स्वॉर्डमैनशिप के लेसन्स में लेट नहीं आना चाहता था और मेरे लेट होने की एक वजह है सर लेंसर, और उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। मिखेल इतना कहते ही एक जानवर को दिखाता है और फिर कहता है, देखिए इसे, ये मुझे बार बार परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं आपके स्वॉर्डमैनशिप लेसन्स में आने में लेट हो गया। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं आपके लेसन्स के बारे में भूला नहीं था। मिखेल इतना कहता ही है कि तभी इजाबेल उस जानवर को देखकर मन में सोचती है, ये जानवर जो मिखेल के कंधों पर है इसे तो मैंने नॉवल में देखा था और मुझे ठीक से याद नहीं है। पर इजाबेल इतना सोची रही होती है कि तभी मिखेल उससे कहता है, ओ इजाबेल तुम यहीं पर हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इजाबेल मैंने तुमसे पिछली बार कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाऊंगा। देखो ये है वो, और तुम्हें पता है ये इतना ताकतवर है कि ये एक शेर से भी लड़ सकता है। मिखेल की इन बातों को सुनकर इजाबेल उस जानवर को देखकर मन में सोचती है कि ये जानवर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। इजाबेल उसे देखकर मन में सोचती है, अच्छा तो ये है मिखेल का बेस्ट फ्रेंड, पर ये तो एक हनी बैजर है और पता नहीं क्यों पर इसके अंदर से अजीब सी माना फ्लो होने की बदबू आ रही है। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी मिखेल उससे कहता है, इजाबेल क्या तुम्हें पता है कि ये हनी बैजर
एक साथ 5 शेरों का मुकाबला कर सकता है। मिखाएल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सर लैंसर तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रिंस मिखाएल, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? और क्या सचमुच आप इस जानवर की बात कर रहे हैं जो आपके कंधे पर लटका हुआ है? सर लैंसर की ये बात सुनकर मिखाएल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सर लैंसर, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब आज सुबह मैं इस हनी बैजर को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि ये अकेला शेरों के झुंड से लड़ रहा है। पर ये देखकर कि ये अकेला 5 से लड़ रहा है, इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी मदद कर दी। सर लैंसर, मैं यहाँ पर टाइम पर पहुँच जाता, पर क्योंकि मैं इस छोटे से जानवर की मदद कर रहा था, इसीलिए मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। आप मेरी इस सिचुएशन को तो समझ ही सकते हैं, है ना सर लैंसर? ये सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, एक बार फिर से मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि ये दुनिया एक फैंटेसी नॉवल है। और अब जब मैं लैंसर और मिखाएल को देखती हूँ तो इजाबेल इतना सोचती ही है कि तभी सर लैंसर मिखाएल से कहते हैं, ओ गॉड, आज आपने बहुत ही बड़ा काम किया है प्रिंस मिखाएल, और इसके लिए तो आपको शाबाशी मिलनी चाहिए, ना कि सजा। मैं सही कह रहा हूँ ना प्रिंसेस? सर लैंसर की इन बातों को सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, आप दोनों ये क्या बेवकूफ भरी बातें कर रहे हैं? क्या आपको चीफ स्टुअर्ट डेल्सा दिखाई नहीं दे रही? और क्या आपको पता नहीं कि इस पैलेस की सभी पावर्स सर डेल्सा के पास हैं? इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी मिस डेल्सा को दिखाया जाता है, जो सर लैंसर और प्रिंस मिखाएल की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। और ये देखकर इजाबेल मन में सोच रही थी कि अगर मिस डेल्सा को शांत नहीं कराया गया तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी सुनामी आ जाएगी, और इसे अभी रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। इजाबेल इतना सोचते ही मिस डेल्सा का हाथ पकड़कर उनसे बहुत ही प्यार से कहती है, चीफ स्टुअर्ट डेल्सा, इजाबेल को अभी बहुत ही जोर से भूख लगी है, तो क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है, मुझे मिस डेल्सा के सामने क्यूट इम्प्रेशन बनाकर रखना होगा ताकि वो इन दोनों की ये स्टूपिड बातें भूल जाएं और अपना सारा ध्यान मुझ पर और खाने पर दे। इजाबेल इतना सोचती ही है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैरन इजाबेल को मैजिक की थ्योरीज पढ़ा रही होती है, जिसे देखकर इजाबेल मन में सोचती है, आज कैरन का बिहेवियर कुछ अलग है और पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। कैरन मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं करती, लगता है इसके पीछे कैरन का कोई और मकसद है। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन की ओर देखती है और फिर मन में कहती है, ओ गॉड, कहीं ये नर्विडल मार्क के रिसर्च के लिए मेरी माना पावर्स को चोरी छुपे चुरा तो नहीं रही? पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर कैरन अपनी मैजिक पावर का यूज करेगी तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि कैरन के मैजिक का कलर मुझे दिखाई देता है। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन से कहती है, टीचर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन कंफ्यूज होते हुए कहती है, हाँ पूछो। ये सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, टीचर, क्या आपको हनी बैजर्स के बारे में पता है? इजाबेल के इस सवाल के जवाब में कैरन कहती है, हाँ मुझे उनके बारे में पता है। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल पूछती है, टीचर, क्या हनी बैजर्स के अंदर माना पावर होती है? इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन सोचते हुए कहती है, क्या हनी बैजर्स के अंदर माना पावर्स? प्रिंसेस, वैसे तो ये मुश्किल है, पर हाँ, कुछ हनी बैजर्स के अंदर माना पावर्स होती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मैजिकल माना स्टोन्स खाते हैं। कैरन की इन बातों को सुनकर इजाबेल सरप्राइज होते हुए कहती है, इसका मतलब टीचर, किसी इंसान के अंदर भी बहुत सारी माना पावर्स हो सकती हैं। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन उसे घूरने लगती है और फिर मन में सोचती है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा माना फ्लो हो, और इसीलिए जिस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा माना फ्लो होता है उस इंसान को दुनिया जीनियस कहती है। कैरन इतना सोचते ही इजाबेल को घूरते हुए कहती है, प्रिंसेस, क्या आपको अपनी बॉडी में कुछ अलग तरह की एनर्जी महसूस हो रही है? कैरन को ऐसे देखकर और उसकी बातों को सुनकर इजाबेल डरते हुए मन में सोच रही थी, ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हैं? इन्हें ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन से कहती है, नहीं, मुझे किसी भी अलग तरह की एनर्जी मेरे अंदर महसूस नहीं हो रही है, पर
पता नहीं क्यों टीचर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस हनी बैजर को अपना दोस्त बनाना चाहिए। इजाबेल की बात सुनकर कैरन उससे कहती है, अगर आपको लगता है कि आपको उस हनी बैजर से दोस्ती करनी चाहिए तो आप ऐसा जरूर करिए प्रिंसेस। और क्या अब हम अपनी पढ़ाई साथ में शुरू करें? कैरन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर इजाबेल को दिखाते हैं जो बहुत ही ध्यान लगाकर पेपर पे लिखे फॉर्मूलाज को याद कर रही थी कि तभी कैरन उसके पास आती है और उससे कहती है, प्रिंसेस अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगी तो ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और जहां तक इन नंबर्स की बात है, इसे हमारे मैजिकल इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसीलिए आपको इन फॉर्मूलाज पर ज्यादा ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैरन इतना कहते ही इजाबेल की ओर देखकर मन में सोचती है, प्रिंसेस जब भी आप किसी चीज पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करती हैं तो आप अपने होठों को इसी तरह से दबाती हैं, जो मुझे देखने में बहुत ही क्यूट लगता है। कैरन इतना सोचती ही है कि तभी इजाबेल उससे कहती है, आपका कहने का ये मतलब है कि इस फॉर्मूला में इन स्क्वायर नंबर्स को डिफाइन नहीं किया गया है ना टीचर? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन स्क्वायर नंबर्स को डिफाइन कर सकती हूँ। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या सचमुच आप इन नंबर्स को एक्सप्लेन कर सकती हैं प्रिंसेस? अगर हाँ तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहती है, टीचर ये देखिए, यहाँ पर ये मैजिकल नंबर नेगेटिव है, पर यहाँ देखिए प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब ये मैजिकल नंबर स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है ना? इजाबेल की बातों को ध्यान से सुनकर कैरन को ये एहसास होता है कि ये इक्वेशन गलत तरह से सॉल्व की गई है और इसी वजह से कैरन इजाबेल के पास आकर उस इक्वेशन को ध्यान से देखने लगती है कि तभी इजाबेल कैरन को ऐसे देखकर मन में सोचती है, कैरन मैजिकल इंस्टीट्यूट की एक जीनियस मैजिशियन है, इसीलिए उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई हैं और इसीलिए अगर मैं कैरन के सामने अपने हाई स्कूल स्टैंडर्ड की नॉलेज लेकर आऊंगी भी तब भी उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इजाबेल इतना मन में सोचते ही कैरन को वो फॉर्मूला दिखाते हुए कहती है, टीचर अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका रिजल्ट रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन उस फॉर्मूला को ध्यान से देखते हुए कहती है, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? ये सुनकर इजाबेल उस थ्योरम को सॉल्व करते हुए कैरन से कहती है, ये देखिए टीचर, अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की ड्राइंग बनाएंगे तब हमें इस पॉइंट पर z की वैल्यू दिखाई देने लगेगी और यहाँ देखिए इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट प्लेन कॉरेस्पॉन्डिंग होगा सम ऑफ रियल नंबर a और इमेजिनरी नंबर b के। इजाबेल की इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर कैरन कहती है, हाँ प्रिंसेस आप ठीक कह रही हैं, पर हम कैसे इस रूट की वैल्यू निकालेंगे जबकि हमने फाइनल मैजिक इक्वेशन में एक सब्स्टिट्यूट डाला है। कैरन के इस सवाल के जवाब में इजाबेल उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है, ये देखिए टीचर, अगर हम इस प्लेन के एंगल पर थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो हमें आखिर में z की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इस तरह यहाँ पर देखिए। इजाबेल इसी तरह से कैरन को मैट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्लेन करने लगती है, जिसे देखकर कैरन मन में सोचती है, अमेजिंग, प्रिंसेस के ये कॉन्सेप्ट अभी मैजिकल फॉर्मूला वर्ड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कैरन मन में इतना सोचते ही इजाबेल से कहती है, प्रिंसेस आपको ये सब किसने सिखाया? कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल डरते हुए कहती है, क्या इसमें कुछ गलती है टीचर? इजाबेल को ऐसे देखकर कैरन कहती है, नहीं इसमें कुछ भी गलत नहीं है प्रिंसेस, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ आपको किसने सिखाया। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, क्या इन्हें ये क्यों जानना है कि ये सब कुछ मुझे किसने सिखाया? लगता है टीचर को ये लग रहा है कि ये सब जिसने भी मुझे सिखाया है वो बाद में इनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, इसीलिए ये जानना चाहती हैं कि ये सब कुछ मुझे किसने सिखाया है ताकि ये उन्हें आराम से मार सके। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन से मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये सब कुछ तो मुझे बहुत ही पहले से पता है टीचर, क्या इससे जानकर इजाबेल ने कोई गलती कर दी? इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा आपका कहने का ये मतलब है कि ये सब कुछ आपने खुद सॉल्व किया है?
इजाबेल से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रिंसेस ने इसे खुद सॉल्व किया है, और अभी इन्हें ऐसे देखकर मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि प्रिंसेस नहीं, ये जीनियसों की जीनियस है। कैरन इतना सोचते ही इजाबेल से कहती है, प्रिंसेस आपको इन फॉर्मूलाज को एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में दिखाना चाहिए, इसीलिए आप अभी मेरे साथ चलिए। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या मैं आपके साथ चलूं, वो भी पैलेस से बाहर? इजाबेल के इतना कहते ही कैरन उससे कहती है, हाँ प्रिंसेस आप मेरे साथ चलिए ताकि हम इन फॉर्मूलाज को एकेडमिक जर्नल में पब्लिश कर सकें। आप मेरा विश्वास करें, ये फॉर्मूलाज बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी। इन सभी फॉर्मूला से आप बहुत ही फेमस हो जाएंगी प्रिंसेस, और इन सब में मैं आपकी मदद करूंगी, इसीलिए मेरा विश्वास कीजिए और मेरे साथ चलिए। कैरन की इन बातों को सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, ओह गॉड, कहीं ये मुझे कॉन्फ्रेंस का लालच देकर मुझे किडनैप करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन से कहती है, टीचर मुझे फेमस नहीं होना और ना ही मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि मेरे डैड पहले से ही बहुत ही फेमस है और उनके पास बहुत ही पैसा है। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन उसे पुश करते हुए कहती है, नहीं आपको अभी भी चलना होगा। ये सुनकर इजाबेल कैरन से मना करते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। इजाबेल का ये जवाब सुनकर कैरन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, आप बहुत ही बेवकूफ हैं प्रिंसेस, आपको इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि क्या हो अगर मैं इन थ्योरीज को चुरा लूं और इन्हें अपने नाम पर पब्लिश कर दूं। कैरन इतना कहते ही शांत हो जाती है और फिर मन में सोचती है, मुझे पता है कि आप क्यों इन फॉर्मूलाज और थ्योरम को पब्लिश नहीं करना चाहती प्रिंसेस। मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि आपके लिए फेम और अचीवमेंट्स कोई भी मायने नहीं रखते, और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आपका ये मानना है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से बढ़िया आप अपनी नैनी के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी इजाबेल उनकी ओर देखकर मन में सोचती है, ये क्या, कैरन के चेहरे पर ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्या वो किसी बात से दुखी है? इजाबेल इतना मन में सोचते ही कैरन से मुस्कुराते हुए कहती है, टीचर क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर आप मुझसे नाराज हैं तो आपसे ऐसे बात करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए टीचर, प्लीज। इजाबेल को ऐसे देखकर कैरन उससे कहती है, नहीं प्रिंसेस, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, और तो और आप पर ऐसे चिल्लाने के लिए मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। प्लीज प्रिंसेस मुझे माफ कर दीजिए, पर क्या मैं आपके बदले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकती हूँ और वहाँ जाकर मैं इन फॉर्मूलाज और थ्योरीज को पहले अपने नाम पर पब्लिश करूँगी, पर जब आप थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो ये सभी अचीवमेंट्स आपको अपने नाम करवानी होंगी। आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है ना प्रिंसेस। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। इजाबेल कैरन से इतना कहते ही मन में सोचती है, थैंक गॉड, कम से कम मैं अभी के लिए इस किडनैपिंग के खतरे से तो बची गई। इजाबेल इतना मन में सोच ही रही थी कि तभी कैरन की नजर इजाबेल के हाथ पर पड़ती है और वो मन में सोचती है, प्रिंसेस के हाथों पर नरविडल का निशान है, और ये हिस्ट्री में साफ साफ लिखा है कि ये निशान जिसके भी हाथ पर होता है वो इस निशान के श्राप से नहीं बचता। ये निशान भगवान की दी हुई एक सजा है जो उसने इंसानों को दी है, जिस सजा का नाम है मौत की सजा। कैरन इतना सोचते ही इजाबेल से हाथ मिलाते हुए मन में कहती है, प्रिंसेस चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस सजा से आपको जरूर बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। कैरन के मन में इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हनी बैजर को दिखाया जाता है जो अलमारी में छुपकर आराम कर रहा होता है कि तभी मिखेल वहां पर आकर उस अलमारी का दरवाजा खोलता है और फिर हनी बैजर से कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर छुपे हो हनी बैजर, तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ पर तुम मेरी नजरों से नहीं बच सकते। मिखेल उस हनी बैजर से इतना कहता ही है कि तभी वो हनी बैजर मिखेल के हाथों पर काटने लगता है, जिसे देखकर मिखेल गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे हाथों पर काटा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। मिखेल उस हनी बैजर से इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर इजाबेल आकर कहती है, ब्रदर क्या आप इस हनी बैजर को काटना चाहते हैं?
अगर हाँ तो आप इसे काटने का ट्राई कर सकते हैं, पर ब्रदर अपने दांतों का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस हनी बैजर की चमड़ी बहुत ही मोटी और मजबूत है, इसीलिए अगर आप इसे काटेंगे तो शायद आपके दांत टूट भी सकते हैं। इजाबेल मिखेल से इतना कहते ही उस हनी बैजर से गुस्से में कहती है, और तुम यहाँ वहाँ क्यों छुपे रहते हो? तुम्हें पता है ये कितनी गंदी बात है? ब्रदर आपका ये दोस्त बहुत ही मतलबी है। इजाबेल की ये बात सुनकर मिखेल और हनी बैजर दोनों बहुत ही सरप्राइज होते हैं और इस वजह से मिखेल इजाबेल से कहता है, तुम्हें इस हनी बैजर के बारे में इतना सब कैसे पता चला? दिखाया जाता है कि मिखाइल सरप्राइज होते हुए इजाबेल से पूछता है कि तुम इस हनी बैजर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? मिखेल के इस सवाल के जवाब में इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने इस हनी बैजर के माना में अपना थोड़ा सा मैजिक फॉर्मूला मिक्स किया तो इसके माना फ्लो के अंदर एक छोटा सा जादू हुआ जिसे इंटरप्रिटेशन मैजिक कहते हैं। इजाबेल मिखेल से इतना कहती ही है कि तभी मिखेल इजाबेल से कहता है, अरे हाँ इजाबेल तुम तो आजकल मैजिक सीख रही हो ना? मिखेल इजाबेल से इतना कहता ही है कि तभी इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, यस ब्रदर। इजाबेल मिखेल से इतना कहते ही अपने हाथों को आगे बढ़ाती है और फिर उस हनी बैजर से मुस्कुराते हुए कहती है, हनी क्या तुम मेरे पास आना पसंद करोगे? इजाबेल की ये बात सुनकर वो हनी बैजर बहुत ही खुश होता है और फिर मुस्कुराते हुए इजाबेल को हक करता है, जिसे देखकर मिखेल को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो चिल्लाते हुए उस हनी बैजर से कहता है, हे हनी बैजर, मैं जब भी तुम्हें हक करता हूँ तो तुम मुझे काटते हो और जब मेरी बहन ने तुम्हें हक किया है तो तुम इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हो। हे हनी बैजर, ये बहुत ही गलत बात है। मिखेल उस हनी बैजर पर चिल्लाता रहता है पर वो हनी बैजर मिखेल को इग्नोर करता है कि तभी इजाबेल उस हनी बैजर के ऊपर एक मैजिक करती है जिससे वो हनी बैजर बोलने लगता है। वो हनी बैजर सबसे पहले मिखेल से गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उस हनी बैजर की ये बात सुनकर मिखेल बहुत ही शॉक होता है और फिर उस हनी बैजर से कहता है, आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? मिखेल के इस सवाल के जवाब में वो हनी बैजर इरिटेट होते हुए कहता है, क्योंकि तुम हमेशा अच्छी चीजें अपने पास रख लेते हो और मुझे सारी बुरी चीजें दे देते हो। उस हनी बैजर की ये बात सुनकर मिखेल चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा है। मिखेल की ये बात सुनकर वो हनी बैजर कहता है, नहीं तुम मेरे दोस्त नहीं हो। उस हनी बैजर की ये बात सुनकर मिखेल बहुत ही इरिटेट होता है और फिर उस हनी बैजर से कहता है, अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ तो आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? मिखेल की ये बात सुनकर वो हनी बैजर मिखेल से कहता है, तुम एक ऐसे इंसान हो जो मुझे खाना देता है। उस हनी बैजर की ये बात सुनकर मिखेल और भी इरिटेट हो जाता है और फिर उस हनी बैजर से कहता है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मिखेल की ये बात सुनकर वो हनी बैजर मिखेल से कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो। वो हनी बैजर मिखेल से इतना कहते ही इजाबेल की ओर देखता है और फिर उससे मुस्कुराते हुए कहता है, एंजल। उस हनी बैजर की ये बात सुनकर इजाबेल सरप्राइज होती है और फिर मन में सोचती है, क्या इस हनी बैजर पर मेरे मैजिक का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है या फिर मेरे मैजिक का असर सभी जानवरों पर ऐसा ही होगा। इजाबेल मन में इतना सोच रही होती है कि तभी वो हनी बैजर इजाबेल से मुस्कुराते हुए कहता है, एंजल मास्टर मेरा नाम। उस हनी बैजर की ये बात सुनकर इजाबेल सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या तुम्हारा नाम? इजाबेल की ये बात सुनकर वो हनी बैजर मुस्कुराते हुए कहता है, जी मास्टर, मेरा नाम, मेरा फैमिली नाम। उस हनी बैजर के इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है, मेरा सरनेम बिल्टिन है तो क्या मैं इस हनी बैजर का नाम हनी बिल्टिन रख दूं? नहीं, ये नाम अच्छा नहीं लगेगा, मुझे इस हनी बैजर का नाम सिंपल और इजी रखना चाहिए। इजाबेल इतना मन में सोचते ही उस हनी बैजर से कहती है, किम हनीबी, तुम्हारा नाम आज से किम हनीबी है। इजाबेल की ये बात सुनकर वो हनी बैजर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, आज से सब मुझे किम हनीबी बुलाना। उस हनी बैजर के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरीना इजाबेल से चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या प्रिंसेस आपने इस हनी बैजर की मन की बातों को एक राइटिंग मैजिक में बदल दिया है? कैरीना की ये बात सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, जी हाँ टीचर। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरीना सरप्राइज होते हुए कहती है, प्रिंसेस आपने पहले तो एक मैजिक थ्योरी खुद ही कंप्लीट कर ली और उसे मुझे बिना बताए किसी पर अप्लाई भी कर लिया। कैरीना की ये बात सुनकर इजाबेल उससे कहती है, जी हाँ टीचर, मैंने उस मैजिक स्पेल पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे ट्राई कर लूं। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरीना मन में सोचती है, प्रिंसेस बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपको मैजिकल थ्योरीज आती हैं या फिर आपके अंदर मैजिकल पावर्स हैं, पर अगर आपको किसी जानवर के अंदर मैजिकल पावर्स यूज करनी है तो आपको सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन मैजिकल कास्टर बनना होगा ताकि आप उस जानवर के इमोशंस को समझ सकें। और तो और आप जिस जानवर के अंदर माना कास्ट कर रही हैं
उस जानवर के अंदर इतनी माना पावर्स और इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो आपकी माना पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। कैरिना इतना मन में सोचते ही उस हनी बैजर की ओर देखकर मन में सोचती है, क्या ये हनी बैजर इतना पावरफुल है कि ये प्रिंसेस के माना पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं नहीं, ये हनी बैजर इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारी प्रिंसेस के अंदर इतनी स्पेशल पावर्स हैं कि वो इस हनी बैजर की फीलिंग्स को इंसान की आवाज में बदल सकती है। कैरिना इतना मन में सोचते ही इजाबेल की ओर देखती है और फिर खुद से मन में कहती है, प्रिंसेस ने अकेले ही इस हनी बैजर के अंदर अपनी इम्प्लीकेशन थ्योरी को अप्लाई कर दिया। इसका मतलब इस चीज पर शक नहीं किया जा सकता कि प्रिंसेस एक बहुत ही बड़ी जीनियस है। कैरिना इतना मन में सोचते ही इजाबेल से कहती है, आपने मेरी गैर मौजूदगी में बहुत ही मेहनत की है प्रिंसेस। कैरिना की ये बात सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, यस टीचर, मैंने इन कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा मेहनत की। क्या आपको ये देखकर अच्छा लगा? इजाबेल की ये बात सुनकर कैरिना उससे कहती है, हाँ प्रिंसेस, आपने अच्छा काम किया। कैरिन की ये बात सुनकर इजाबेल उससे मुस्कुराते हुए पूछती है, टीचर, क्या आप मेरी तारीफ कर रही हैं? इजाबेल की ये बात सुनकर कैरिन उससे मुस्कुराते हुए कहती है, जी हाँ प्रिंसेस, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करती रहें। कैरिन की ये बात सुनकर इजाबेल बहुत ही खुश होती है और फिर वो हनी बैजर को हक करती है, जिसे देखकर हनी बैजर बहुत ही खुश होता है और मन में सोचता है, वाह, इस लड़की ने मुझे ऐसे हक कर रखा है तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है और मेरा मन कर रहा है कि काश मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूं। वो हनी बैजर मन में इतना सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिखाएल आ जाता है और वो हनी बैजर को इजाबेल की गोद से खींच लेता है और फिर हनी बैजर से कहता है, हनी बैजर, अब तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। मिखाएल की ये बात सुनकर हनी बैजर को बहुत ही गुस्सा आता है, इस वजह से वो चिल्लाने लगता है, पर मिखाएल हनी बैजर को इग्नोर करते हुए इजाबेल से मुस्कुराते हुए कहता है, इजाबेल, अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मिखाएल की ये बात सुनकर इजाबेल उससे कहती है, ठीक है ब्रदर। पर मिखाएल के वहाँ से जाते ही इजाबेल डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर मन में सोचती है, मैंने उस हनी बैजर को जब गले से लगा रखा था तो मुझे कितना गर्म और सॉफ्ट लग रहा था, पर अब उसके जाते ही मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इजाबेल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसकी नैनी उससे कहती है, प्रिंसेस, ये कितनी अजीब बात है कि वो हनी बैजर आपसे कितने प्यार से बात करता है, पर जब भी वो प्रिंस मिखाएल को देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। अपनी नैनी की ये बात सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, हाँ, ये बात सचमुच बहुत अजीब है कि वो हनी बैजर सिर्फ मुझसे ही प्यार से बात करता है, जबकि जब भी वो ब्रदर मिखाएल को देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इजाबेल इतना मन में सोचते ही अपनी नैनी से मुस्कुराते हुए कहती हैं, नैनी, शायद आप ठीक कह रही हो, पर मुझे लगता है कि वो हनी बैजर थोड़ा सा शर्मीला है, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव करता है। इजाबेल इतना अपनी नैनी से कहती ही है कि तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले हनी बैजर को इतनी गर्मी लग रही थी कि वो पूरे फर्श पर लेट गया था। और अब जब इजाबेल को ये बात याद आती है तो वो अपनी नैनी से कहती है, नैनी, मुझे अभी याद आया कि हनी बैजर को गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो क्या मैं उसके लिए मौसम को ठंडा करने वाला मैजिक सीखूं? नैनी, क्या ये हनी बैजर को पसंद आएगा? इजाबेल की ये बात सुनकर उसकी नैनी उससे मुस्कुराते हुए कहती है, जी हाँ प्रिंसेस, ये हनी बैजर को बहुत ही पसंद आएगा। इजाबेल की नैनी इजाबेल से इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिखाएल हनी बैजर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओए एहसान फरामोश हनी बैजर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे अपने नाखूनों से खरोचा। अभी तू रुक वहाँ पर, मैं तुझे इस तरह से खरोचूंगा कि तू अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। मिखाएल को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर वो हनी बैजर फर्श को खरोचने लगता है कि तभी मिखाएल उससे कहता है, रुक जा हनी बैजर, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिखाएल इतना कहते ही उस हनी बैजर को मारने के लिए दौड़ता है कि तभी वो हनी बैजर हवा में छलांग लगाता है और कुछ ही पलों में हवा में गायब हो जाता है। और ये सब देखकर मिखाएल बहुत ही शॉक होता है और फिर हनी बैजर को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर उसे हनी बैजर कहीं भी नहीं मिलता। और जब मिखाएल को हनी बैजर कहीं भी नहीं मिलता तो वो बहुत ही खुश होता है और फिर कहता है, अरे वाह, लगता है वो हनी बैजर हवा में गायब हो सकता है। मिखाएल इतना कहता ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हनी बैजर एक गुफा की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज आती है जो उससे कहती है, अरुण, अब तुम अपने असली रूप में आ सकते हो। उस आवाज को सुनते ही वो हनी बैजर एक छोटे से बच्चे के रूप में आ जाता है और तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।